स्वागत है, अभिनंदन है। यह पुस्तक कल्चरल मार्क्सिज्म, इसका लेखन किया है डॉक्टर निरंजन पुजार ने। वे स्वयं यहाँ उपस्थित रहने वाले थे, पर उनकी माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल हो गया, इसलिए वे नहीं आ पाए। वे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एक गहन अध्येता शोधार्थी हैं और सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर निरंतर लेखन करते हैं। यह पुस्तक उनके गहन शोध और अध्ययन का सुपरिणाम है। जैसे मैंने बताया, यह पुस्तक अकादमिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे इस छोटी सी पुस्तक में पूरे इस मार्क्सवाद की जो काला अध्याय है उसके बारे में बहुत गहन शोध करके उन्होंने विश्लेषण किया है। हम कार्यक्रम की चर्चा करें इससे पहले हम प्रारंभ में इस पुस्तक का लोकार्पण कर लेते हैं। मैं मंच से आग्रह करता हूं, कृपया पुस्तक का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। मैं सबसे पहले हमारे मध्य में प्रखर संपादक, जिनकी लेखनी से हम सबको एक अंतर्दृष्टि मिलती है, ऐसे प्रफुल्ल केतकर जी हमारे मध्य में। आप ऑर्गेनाइजर के यशस्वी संपादक हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया हमें संबोधित करें। प्रफुल्ल केतकर जी। धन्यवाद प्रभात जी। माननीय नंद कुमार जी, एनबीटी के अध्यक्ष आदरणीय मिलिंद जी, श्री प्रकाश जी और प्रभात जी, साथ में प्रभात प्रकाशन की सारी टीम और प्रज्ञा प्रवाह से जुड़े हुए कार्यकर्ता, पुस्तक प्रेमी भाइयों बहनों, डॉक्टर निरंजन पुजारा की ये पुस्तक कल्चरल मार्क्सिज्म, ये वैचारिक जगत में जो प्रस्थापित आज का एक विचार है उसको इंटेलेक्चुअल चैलेंज देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पुस्तक है। सौभाग्य से जब उन्होंने इसका पहला ड्राफ्ट लिखा था तो उसको देखने का मौका मिला। प्रज्ञा प्रवाह प्रतिष्ठान के नाते नंद कुमार जी ने भी उसको देखा। नंद कुमार जी ने इसको फॉरवर्ड भी लिखी है। इसमें जो दो महत्वपूर्ण शब्द है, मार्क्सिज्म तो हम सबको पता है, लेकिन उसमें जो दो महत्वपूर्ण चीजें आई है, एक कल्चरल और दूसरा वॉर ऑन कॉन्शियसनेस। मार्क्स ने अपने पूरे लेखन में एक शब्द प्रयोग किया, फॉल्स कॉन्शियसनेस। उस फॉल्स कॉन्शियसनेस को यदि सही मायने में किसी ने समाज में संस्कृति के माध्यम से प्रस्थापित करने का काम किया है तो वो कल्चरल मार्क्सिज्म ने किया है। मार्क्सिज्म के बारे में सब जब विश्लेषण करते हैं तो ध्यान में आता है कि एक मटेरियलिस्ट आधार पर, भौतिक विचार के आधार पर पूरे विश्व का चिंतन रेखाकार रूप में करने का काम मार्क्सवाद और साम्यवाद ने किया, जिसने संघर्ष के आधार पर मानवीय जीवन को बाइनरीज में बांटते हुए पहले हैव्स और हैव नॉट्स के अलग अलग जो द्वंद्व थे उसमें पूंजीवाद तक लेकर आए, और पूंजीवाद आने के बाद जहां पे विकास होगा पूंजीवाद का, वहां पे एक साम्यवादी क्रांति आएगी, क्योंकि सारे
मजदूरों का संगठित प्रयास होगा और क्रांति होगी, ये भविष्य मार्क्स ने एक तरीके से पहले ही रख दिया था मार्क्सवाद की व्याख्या करते हुए। मार्क्सवाद और मार्क्सवादियों के दुर्भाग्य से और हमारे सौभाग्य से मार्क्स का यह भविष्य फेल हो गया, क्योंकि मार्क्सवादी क्रांति ना ब्रिटेन में आई ना फ्रांस में आई, जहां पे फ्यूडलिज्म था, जार का शासन था, ऐसे रशिया में आई, और इसके कारण यूरोप का मार्क्सवादी विचारक जो था उसकी नींव हिल गई। उसको यह लगने लगा कि अपने जिनको हम भगवान मानकर क्रांति करने निकले थे उनका इतनी बड़ी गलती हो गई। और जब स्टालिन का रूप देखा तो और भी ज्यादा वो भयक्रांत हो गए कि ये कैसा मार्क्सवाद है और ये कैसा साम्यवाद है। और ऐसे कालखंड में पहले ग्रामशी ने और फिर बाद में स्टुअर्ट हॉल ने मार्क्स के मूल चिंतन को में बदलाव करते हुए ये कहा कि मानवीय जीवन के इतिहास में सही में बदलाव या क्रांति जो है वो भौतिकी जगत में नहीं आती है, मटेरियलिस्ट वर्ल्ड में नहीं आती है, केवल क्लास स्ट्रगल के आधार पर नहीं आती है। तो ये क्रांति जो है ये वैचारिक और सांस्कृतिक जगत में आती है, और वैचारिक और सांस्कृतिक जगत में क्रांति आनी है तो उसका एक ही उपाय है कि एक हेजिमनिक जो कल्चर है उसको चैलेंज करने वाले बहुत सारे पेरिफेरियल कल्चर क्रिएट करो, समाज में विभेद पैदा करो, और उसके आधार पर क्रांति के पूर्व एक स्थिति जिसको उसने कहा अनार्की, उस अनार्की की स्टेज तक लेकर आओ। इसी के आधार पर 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यूएस में कल्चरल स्टडीज का पहला सेंटर क्रिएट हुआ, जिसने ये कहा कि पर्पस ऑफ कल्चरल स्टडीज इज नॉट टू स्टडी कल्चर। संस्कृति अध्ययन केंद्र का उद्देश्य संस्कृति का अध्ययन नहीं है। क्या है? तो प्रस्थापित संस्कृति को चैलेंज करना है और नई संस्कृति को गढ़ना है। इसके लिए ये सारे अध्ययन केंद्र। तो संस्कृति के नाम पर संस्कृति विद्वेष, संस्कृति का विध्वंस, संस्कृति का विनाश, इसका विचार, और किसके आधार पर? एक फॉल्स कॉन्शियसनेस, विक्टिम मूड का एक फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएट करने के आधार पर। और इसके लिए फिर अंग्रेजी में डीकंस्ट्रक्शनिज्म नाम का 1960s में एक पॉपुलर डिसिप्लिन डेवलप हुआ साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में, और इसके आधार पर सारे साहित्य कृतियों को विखंडित रूप में पढ़ने का क्रम शुरू हुआ। तो रामायण की व्याख्या करते हुए, महाभारत की व्याख्या करते हुए, इन सारे कल्चरल मार्क्सिज्म के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए हमेशा द्वंद्व ढूंढो। राम और रावण के युद्ध में रावण को विक्टिम बताओ, रावण और हनुमान है तो रावण को विक्टिम बताओ, लेकिन राम और हनुमान जी के संबंध है तो उसमें हनुमान को विक्टिम करो, राम को शोषित के रूप में प्रस्थापित करो। संस्कृति की व्याख्या ये शोषण और शोषक की संस्कृति के आधार पर करो। ये सारा खेल शुरू हुआ, और इसका परिणाम होते होते आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ दक्षिण वर्सेस उत्तर, स्त्री वर्सेस पुरुष, मनुष्य वर्सेस प्रकृति, जितने जहां पे जाओ आप ये बाइनरीज में शोषण और शोषित का संबंध खड़ा करने का प्रयास एकेडमिक क्षेत्र में हो रहा है। ऐसे में इस मार्क्सवाद के नए मायावी रूप को समझना, प्रभात जी ने कहा विध्वंस किया, भारतीय संस्कृति का विध्वंस करने की उनमें शक्ति नहीं है, इसलिए मायावी रूप लेना पड़ा है। लेकिन मायावी रूप लेना है मतलब एक तरफ ऐसा है कि रेडिकलिज्म है, तो वो रेडिकलिज्म जो है वो ओपनली दिखता है, उसका रूप जो है वो खुले तौर पर राक्षस की तरह है। लेकिन कल्चरल सांस्कृतिक मार्क्सवाद का रूप जो है वो इतना मायावी है कि वो ओटीटी के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से इस
तरीके से हमारे सामने आता है कि ये मायावी राक्षस हमारे सामने आया है, ये भी हमको समझ में नहीं आता। और बहुत बार हम उसको, उस शूर्पणखा का सही रूप भी नहीं देख पाते, उस मारीच का सही में रूप भी नहीं देख पाते, और कभी कल्चरल मार्क्सिज्म के नाम पर, कभी वोकिज्म के नाम पर उसके पीछे ऐसे दौड़ने लगते हैं। तो इससे निकलने के लिए मूल विचार को समझना, मार्क्सवाद से कल्चरल मार्क्सिज्म की यात्रा, उसके मूल सैद्धांतिक आधार और उस सिद्धांतों का भारतीय जीवन पर परिणाम। इसमें एक और अच्छी बात है कि नंद कुमार जी ने उसमें प्रस्तावना लिखी है, फॉरवर्ड लिखी है, तो उसमें उन्होंने यदि ये स्वरूप है तो हमको क्या करना ये भी लिखा हुआ है। समझना इसका तो एक पहली स्टेज है, लेकिन कल्चरल मार्क्सिज्म को समझते हुए उसको एक्सपोज करना और भारत की संस्कृति के जो जोड़ने वाले तत्व है, कुंभ तो उत्तर वाला है जी, दक्षिण वालों को तो कुंभ से कोई लेना देना नहीं है, ये कल्चरल मार्क्सिज्म है। विवाह तो पुरुष सत्ताक संस्था है जी, विवाह को नहीं करना चाहिए, लेकिन सेम सेक्स मैरिज को विवाह कहो, काय को भाई? जब पुरुष सत्ताक व्यवस्था है तो सेम सेक्स रिलेशनशिप को विवाह क्यों कहना है? लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड, यही कल्चरल मार्क्सिज्म का आधार है। तो जिसको जो कम्युनिकेट करना है उसको विक्टिमहुड के बारे में कम्युनिकेट करो। तो पहले तो समाज में उसके बारे में चेतना जागृत करना, वैचारिक जगत में उसको एक्सपोज करना, और फिर भारत के जो जोड़ने वाले तत्व है उनको पुनर्स्थापित करना। ऐसे तीनों काम हमको करने हैं, लेकिन वो करने हैं तो पहले कल्चरल मार्क्सिज्म को समझना है। तो वो समझने में बिल्कुल ही सामान्य अंग्रेजी में कल्चरल मार्क्सिज्म, वैसे भी मार्क्सिज्म शुरू तो बड़े क्लिष्ट तरीके से होता है, लेकिन एक्टिविज्म में जो आता है तो संघर्ष बहुत सीमित भाव में, सीमित बिंदुओं पर करता है, रिडक्शनिस्ट हो जाता है। तो उस क्लिष्ट मार्क्सिज्म की भाषा से निकालते हुए कल्चरल मार्क्सिज्म को हमारे सामने निरंजन जी ने रखने का प्रयास किया है और नंद कुमार जी ने उसको फॉरवर्ड लिखी है। प्रभात प्रकाशन ने हमारे सामने ये रखा। मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे अकादमिक जगत में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में कल्चरल मार्क्सिज्म ये चर्चा का बिंदु बने, इसके सही में मायावी रूप को हम समझ पाए, समाज में इसकी चेतना जागृत कर पाए, ताकि ये जो विभेद और भ्रम की हिंदू मूल भारतीय विचार को एक शोषणकारी विचार, दमनकारी विचार के रूप में प्रस्थापित, हेजेमनिक कल्चर के रूप में प्रस्थापित करने का ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म का षड्यंत्र है, उससे निपटने के लिए हम समाज के वैचारिक मानस को तैयार कर पाए। इसमें प्रभात प्रकाशन ने और प्रज्ञा प्रवाह प्रतिष्ठान ने ये पहल की है। हम सब इसमें साथ दे, इसको केवल ना पढ़े, इसको पढ़कर हमारे साथियों को पढ़ने के लिए कहे, अपने अपने जो विषय है स्पेशलाइजेशन के, उसमें ये कल्चरल मार्क्सिज्म कैसे घुसा है इसको भी समझने का उनको प्रयास करे, समझाने का प्रयास करे। तो सही मायने में ये जो एक तरीके से पहल हुई है वो सफल दिशा में आगे बढ़ेगी। प्रज्ञा प्रवाह प्रतिष्ठान और प्रभात प्रकाशन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रयास के लिए। निरंजन जी का बहुत बहुत अभिनंदन, और अपेक्षा करता हूँ हम सब इससे प्रेरणा लेकर कल्चरल मार्क्सिज्म के एक मायावी रूप को एक्सपोज भी करेंगे। भारत को विजयी होना यह अवश्यम भावी है, यह भारत की डेस्टिनी में लिखा हुआ है, लेकिन मायावी रूप को मायावी तरीके से और राक्षसी रूप को राक्षसी तरीके से दोनों में लड़ने का भगवान श्री कृष्ण ने हमको आदेश दिया है। तो मायावी रूप को कम से कम समझे और उसके आधार पर हम इस कल्चरल मार्क्सिज्म को से लड़ते हुए संस्कृति की रक्षण और मूल चिंतन के साथ पुनर्स्थापना में अपना योगदान दे। सभी को इतना ही निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रफुल्ल जी, बहुत ही संतुलित शब्दों में आपने इस पुस्तक के महत्व को रेखांकित किया।
हमारे मध्य में आदरणीय प्रोफेसर मिलिंद मराठे जी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कृपया हमें संबोधित करें। वैसे अभी कल्चरल मार्क्सिज्म द वॉर ऑन कॉन्शियसनेस इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद जिस प्रकार से विस्तृत विवेचन आदरणीय प्रफुल्ल जी ने किया है, और हम जब ये किताब पढ़ेंगे तो आदरणीय नंद कुमार जी भाई साहब ने भी इसमें प्रस्तावना लिखी है। इसलिए वैसे देखा जाए तो ये एक पुस्तक के बारे में जो विचार विनिमय होना था वो हो चुका है, लेकिन शायद प्रभात जी ने सोचा होगा कि मैं कुछ एक आध मिनट बोलूं, इसलिए उन्होंने मुझे खड़ा किया है। लेकिन उनके सम्मान में मैंने भी कहा कि ठीक है। मेरे मन में एक बात हमेशा आती है, पुस्तक, लेखक, पब्लिशर और वाचक, वैसे देखा जाए तो कंटेंट जनरेट करता है लेखक, कंज्यूम करता है वाचक, लेकिन इसको जोड़ने के लिए प्रकाशक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अदरवाइज कन्वर्टिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन इसमें मैं अनुभव करता हूं कि पब्लिशर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि पुस्तक ये जो प्रोडक्ट है, अगर मैं उसको प्रोडक्ट कहूं, और वैसे है भी क्योंकि रॉ मटेरियल है, प्रोसेसिंग है, एक फाइनल प्रोडक्ट है, कॉस्ट है, टर्नओवर है, सब है, तो एक दृष्टि से ये प्रोडक्ट भी है। लेकिन ये प्रोडक्ट हजारों लाखों मनुष्यों के मन को स्पर्श करता है, और इसीलिए उनको संस्कार देने की, उनको ठीक प्रकार से बातें रखने की, उनके मन में अच्छे विचार उत्पन्न करने की भी जिम्मेवारी वास्तविक रूप में प्रकाशकों के ऊपर है। और इसीलिए कई बार मन में यह बात आती है कि रोल ऑफ पब्लिशर्स इन नेशन बिल्डिंग, इस विषय पर कभी चर्चा होनी चाहिए। ये केवल बिजनेस नहीं है, नो डाउट देयर इज अ नीड ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन एनी बिजनेस विच इज इक्वली एप्लीकेबल टू बिजनेस ऑफ पब्लिकेशन, लेकिन ये केवल उस प्रकार का बिजनेस नहीं है। इसीलिए रोल ऑफ पब्लिशर इन नेशन बिल्डिंग, और ये जब नेशन बिल्डिंग का रोल पब्लिशर्स को करना पड़ता है तो उनको दो प्रकार के काम करने पड़ते हैं। एक, अच्छी पॉजिटिव बातें सामान्यों तक किताब के माध्यम से पहुंचाना, लेकिन दूसरी, अगर कहीं गलत प्रकार की बातें किसी गलत इंटेंशन के साथ अगर किसी ने परोसी है तो उसका भी काउंटर जवाब देना, यह भी नेशन बिल्डिंग का ही पब्लिशर का रोल है। मुझे लगता है कि यह किताब, ये पुस्तक उसी रोल का एक प्रत्यक्ष रूप है। इसीलिए मैं हमारे आदरणीय प्रभात कुमार जी, जो इस पूरे प्रकाशन गृह के प्रमुख है, उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि पब्लिशर्स रोल इन नेशनल बिल्डिंग, इसमें वो लगातार काम कर रहे हैं। तो उनको धन्यवाद देते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्ते। धन्यवाद मिलिंद जी भाई साहब। हमारा सौभाग्य कि जो एक बौद्धिक योद्धा के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, प्रखर चिंतक विचारक आदरणीय जय नंद कुमार जी भाई साहब का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। इस पुस्तक में के प्रकाशन में उन्हीं की विशेष भूमिका है, उन्हीं के सहभाग से, उनके मार्गदर्शन से पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया हमें संबोधित करें। आदरणीय मिलिंद मराठे जी, आदरणीय प्रफुल्ल केतकर जी, प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी, प्रभात प्रकाशन के श्रीमान प्रभात जी, पीयूष जी, इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सुधी भाइयों बहनों, सामान्यतः एक क्वेश्चन आ रहे
लगभग भाषण तो छोटा है तो भी सभी पहलुओं के बारे में प्रफुल्ल जी ने एड्रेस किया है मेरे ख्याल से। फिर भी एक क्वेश्चन सामान्यता आते हैं, व्हाई यू आर डिस्कसिंग अबाउट दिस डेड फोर्स, ये मृत शक्ति के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? मार्क्सिज्म कहाँ है, ऐसा पूछते हैं लोग। एंड अनदर थिंग लोग पूछते हैं, कल्चरल मार्क्सिज्म, व्हाट इज इट? द वर्ड इटसेल्फ इज एन ऑक्सीमोरॉन। एक प्रकार से कल्चर अगर है तो वो मार्क्सिस्ट बन नहीं सकते हैं, मार्क्सिस्ट बन गया है तो कल्चर जाते हैं। सो इट्स ए टू ऑपोजिट टर्म्स, ऐसा भी बताते हैं। इसका उत्तर प्रफुल्ल जी ने बताया। स्टुअर्ट हॉल ने जब कल्चरल स्टडीज का जो शुरुआत जब हुआ था तब क्वेश्चन आ गया था, व्हाट इज इट्स फॉर दिस कल्चरल स्टडीज? उस समय उन्होंने बताया, इट्स नॉट टू स्टडी अबाउट द प्रेजेंट कल्चर, प्रिवेलिंग कल्चर, इट इज टू क्रिएट ए न्यू वन। नया शुरू करना है तो क्या करना पड़ेगा? पुराने जो बात कल्चर को नष्ट करना है, ध्वस्त करना। दैट्स क्वाइट नेचुरल। सो दे आर वेरी मच इनटू डिस्ट्रॉइंग द प्रेजेंट कल्चर। ये तो केवल ये मार्क्सिज्म का नया वर्जन, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, ऐसा कहने वाले कल्चरल मार्क्सिज्म के लोग केवल बताया नहीं है, वो पहले ही बताया था ये नष्ट करना कल्चर को। स्वयं कार्ल मार्क्स ने ही बताया था। द सो कॉल्ड क्लासिकल मार्क्सिज्म के पिता कार्ल मार्क्स ने ही बताया ये नष्ट करने का बात। एक काम उन्होंने किसको दिया भारत में? ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया था। जब ही वॉज राइटिंग अबाउट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश का जो सत्ता के बारे में बता रहे थे, उस समय उन्होंने बताया, यू हैव गॉट 2 ड्यूटीज इन भारत, ही इज गिविंग ऑल ड्यूटीज टू ऑल। ऐसा उन्होंने बताया, यहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट को 2 ड्यूटीज करना है। पहला ड्यूटी क्या है? पहला ड्यूटी थोड़ा कंस्ट्रक्टिव है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव काम क्या है? कैपिटलिज्म को और बढ़ावा करो। अच्छा, कैपिटलिज्म बढ़ने दो कहने का कारण क्या है? बढ़ने से ही कम्युनिज्म आ सकते हैं। कम्युनिज्म कैसे आ सकते हैं? जहां कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो ही उनको आ सकते हैं। कि भारत में कैपिटलिस्ट सोसाइटी आज सच नहीं था, इसलिए कार्ल मार्क्स वाज रिक्वेस्टिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको और बढ़ाओ। और दूसरा उन्होंने क्या बताया? वो बढ़ाने के साथ साथ यू हैव गॉट ए डिस्ट्रक्टिव बात, काम, एक विनाशकारी काम भी करना है। विनाश करना क्या? भारत में जो प्रिवेलिंग कल्चर को, संस्कृति को, इसको नष्ट करना पड़ेगा। बिकॉज इट इज ए बैगेज। भारतीय लोगों को उनके अच्छे मन से बता रहे, भारत आगे बढ़ना है तो ये बैगेज है ना, ये कंधे पर वो बैगेज है, इसको दूर करना। सो दीज 2 ड्यूटीज ही हैज असाइन्ड। इसको नए तरीके से ग्रामची, स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट मार्क्विस, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको पहले जो जर्मनी में शुरू करने के लिए कोशिश किया, हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले इनको वहां से भगाया। वहां से भागकर उन्होंने अमेरिका में जाकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी को इसका सेंटर बनाया। एंड स्लोली सभी देशों में इसको पर्कुलेट करने का काम शुरू किया है। अगेन एक क्वेश्चन आते हैं, वही इस प्रकार के एक विचार के बारे में पुस्तक लिखने का काम क्या है? इसका उत्तर भर्तृहरि ने बहुत पहले ही दिया था। वैराग्य शतक के आखिरी श्लोक में उन्होंने बताया था, ये हम तो विरोधी विचार ने आपको अच्छा नहीं लगता है तो भी ऐसे विचारों के बारे में भी अध्ययन करना है। प्रज्ञा विवेकम लभते भिन्न आगम दर्शनै कि यद्वा शक्य मुन्ने तुम स्वधर्म अनुशासना अनुधावता। यानी सब प्रकार के विचार, खासतौर पर विरोधी विचार के बारे में भी अध्ययन करना। कि यद्वा शक्य मुन्ने तुम, यानी कैसे आगे बढ़ सकते हैं अपने ही विचार के बारे में अध्ययन करने से। सो वी हैव टू स्टडी, इट इज नेसेसरी। एज फार एज द प्रेजेंट भारत situation is concerned, it is very much necessary. We are not identifying this menace actually.
कैसे इस आक्रमण कर रहे हैं। प्रभु जी ने बताया, बहुत स्पष्ट रूप में बताया था, इन लोगों का मुख्य काम समाज में बाइनरी क्रिएट करना है, दो ग्रुप बनाते हैं, इसके बीच में संघर्ष आना चाहिए। दैट्स अ टिपिकल क्लासिकल मार्क्सिस्ट स्टाइल आल्सो, यानी बाइनरी क्रिएट करना, हैव्स एंड हैव नॉट्स। आज के तारीख में हैव्स एंड हैव नॉट्स ये कहने पर उन्होंने हेगेमनी का थियरी आगे बढ़ा है। हेगेमनी का थियरी करके विक्टिम्स, कुछ लोग विक्टिम्स है। राम और हनुमान आ गया है तो हनुमान विक्टिम हो जाते हैं, राम और रावण आ गया है तो रावण विक्टिम होता है। इस प्रकार का विक्टिमाइजेशन कास्ट के आधार पर, क्लास के आधार पर, स्टेट्स के आधार पर, ज्योग्राफिकल पोजीशन के आधार पर क्या क्या बनाते हैं। साउथ इज अ विक्टिम, आई एम फ्रॉम साउथ एंड साउथ इज अ विक्टिम, नॉर्थ इज एक्सप्लॉइटिंग साउथ, सो क्या करना, कटिंग साउथ। दिस है कल्चरल मार्क्सिस्ट स्टाइल, साउथ को कट करना। वही according to their theory, north is the hegemonical force. साउथ से पूरे टैक्स कलेक्ट करके टैक्स पूरा केरल तमिलनाडु ही देते हैं इन लोगों के थियरी के आधार पर, और उसका उपयोग कहां करते हैं, आपके बिहार में, आपके उत्तर प्रदेश में सभी है। फिर कुंभ में घाट बनाने के लिए, टेंट बनाने के लिए भी केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से पैसा लेते। सो दिस टाइप ऑफ रिडिकुलस डिविजन्स दे आर मेकिंग, इस प्रकार का डिविजन कास्ट के आधार पर, वनवासी है, नहीं तो हरिजन है, ओबीसी है, एससी एसटी, ये सब बताते हैं। लेकिन सभी विषयों में इनको एक पिक एंड चूज मेथड है, वो भी प्रभु जी ने थोड़ा सा इशारा किया है। देखिए परसों हम इस प्रकार का एक पिक एंड चूज मेथड हमने देखा है। अपने जो प्रथम सिटीजन ऑफ भारत, राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। अभी क्या है, अभी जो वहां बैठे हुए महामहिम राष्ट्रपति एक वनवासी ग्रुप से आए हुए महिला भी है। सी, इनका पूरा डिवीजन में महिला इज विक्टिम। हियर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू इज नॉट ए महिला अकॉर्डिंग टू दम, सो शी कैन बी रिडिकुल्ड, शी कैन बी, बेचारे वो थक गए, पुअर लेडी, ये सब बता सके। इतना डेरिगेटरी टर्म कहते हैं। व्हाई दे आर सीइंग, दे हैव गॉट थियरी अबाउट दैट। थियरी क्या है, जन्मे किसी पिछड़े हुए जाति वर्ग में हुआ है तो भी इफ दे आर सपोर्टिंग द हेजेमनी देन दे आर पार्ट ऑफ द हेजेमनी, सो दे कैन बी किल्ड। सो दिस टाइप ऑफ रिडिकुलस division they are making. That's why one another gentleman tutored by this cultural Marxist developed from Jain, sorry किसी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बता रहा हूं, ट्यूशन मास्टर से हमसे दिया है दूसरे एक नेता। उन्होंने क्या पूछा, बजट पेश कर दिया, बजट के साथ हलवा खाया। देखिए हलवा खाने में कितने दलित हैं, हलवा खाने वाले लोगों में कितने हरिजन हैं, ओबीसी कितने हैं, काउंट करो। उन्होंने इतना बहुत बड़ा थियरी कह रहे हैं, ऐसा करके बताते रहते हैं। See why it is happening? Cultural Marxists are the tuition masters. स्वयं उनके दिमाग में ये नहीं आ रहे हैं, लेकिन just been infested with, his mind and brain is being infested with this type of virus, cultural Marxist virus. It is to be understood, properly understood. नहीं तो क्या होता है, ये कल्चरल मार्क्सियन थियरी के आधार पर सब प्रकार के ये एक्सप्लॉइटेशन का जो पाप है ना, नहीं तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन का पाप है ना, सिन है ना, सोशल इनजस्टिस का जो पाप है ना, ये सब कहां से शुरू होता है? अकॉर्डिंग टू देयर थियरी इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम फैमिलीज, परिवार से प्रारंभ होता है। सो ये पाप, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनजस्टिस, इस प्रकार का सब प्रकार का पाप जहां से प्रारंभ होता है, सही में हम बचना है तो इफ वी वांट टू गो अहेड वी हैव टू डिस्ट्रॉय दैट फैक्ट्री। विच फैक्ट्री? सोशल इनजस्टिस बनाने वाला जो फैक्ट्री, व्हाट इज इट? दैट इज फैमिली। सो दे आर टोटली अगेंस्ट द फैमिली कंसेप्ट। दे आर गिविंग असाइनमेंट टू द चिल्ड्रन टू सी, watch, supervise, scrutinize their fathers and mothers whether they are discriminating them. बच्चों को देते हैं काम, ये तो आपके स्टडी मटेरियल में भी आ रहे हैं, आपके पुस्तकों में भी आ रहे हैं।
If you are not learning those things, just like Bhartrihari has asked, कि यद्वा शक्य मुन्नेतुम, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? स्वधर्म अनुधावता, हम हमारे विचार को ही फॉलो करने से ये आपत्ति को समझ में नहीं आ जाएगा. This is a great question. This is a great danger. This has been planned. It has been propagated to destroy our राष्ट्र. हमारे राष्ट्र को नष्ट करने के लिए है. एक छोटी सी बात बताकर मैं समाप्त करूंगा. बहुत सारे लोगों ने सुने होंगे ये कल्चरल मार्क्सिस्ट थियरी या कैंसल कल्चर थियरी या वोकिज्म, व्हाटएवर इट में, ये सभी के बारे में अच्छा एक डेफिनेशन दिए हुए व्यक्ति मेरे ख्याल से द ग्रेट नाइजीरियन नॉवेलिस्ट बेन ओक्री है. बेन ओक्री ने कुछ साल पहले इस प्रकार का एक वैचारिक कार्यक्रम कुंभ कर रहे हैं राजस्थान में, वो जयपुर लिटफेस्ट में भाग लेने के लिए आए थे. जयपुर लिटफेस्ट में क्यों बेन ओक्री को बुलाया मुझे मालूम नहीं है. वेदर दे वर थिंकिंग ही इज अ ब्लैक, ही इज फ्रॉम नाइजीरिया, ही गॉट बुकर प्राइज, सो ही मे टॉक समथिंग अगेंस्ट द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन, ऐसा सोचकर बुलाए होंगे. लेकिन पहला सेंटेंस में ही बेन ओक्री ने उनका पूरा कल्पना को ध्वस्त कर दिया. वहां उन्होंने क्या बताया? I learned how to write from your Panchatantra, from your Ramayana, from your Mahabharata. The whole narration, कैसे narrative build करना, ये सब मैंने आपके विचारों से ही, इसलिए है क्या पता नहीं. I don't know whether it has happened or not, whether it has been an exaggeration. After that program, Ben Okri was not been sent off properly. उनको इंग्लैंड दिल्ली तक ले आने के लिए भी कोई नहीं थे, ऐसा लोग कहते हैं. मेरे को सीधा जानकारी नहीं है, लेकिन दिल्ली में आकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में there was a question, what are the similarities of colonial Nigeria and colonial Bharat? ये colonialism से मुक्त करने के लिए आपका प्रयास, हमारे प्रयास, इसमें क्या समानताएं हैं, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था. Ben Okri answered in his typical way. He's a great writer, a story writer, novelist, everything. उन्होंने बताया, to poison a nation, poison its stories. एक राष्ट्र को जहरी करना है तो, विषैली करना है तो क्या करना है? उनके कहानियों के ऊपर, उनके नैरेटिव्स के ऊपर विष डालना है. कहानियों के, कहानी मतलब नैरेटिव्स, हिस्ट्री, एवरीथिंग इज स्टोरी हियर. स्टोरी, अपने सही स्टोरी पॉइजनस हो गया है तो द जनरेशंस विल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉइजनस, वो पॉइजनस हो जाएगा. पॉइजन के इफेक्ट आ गया है तो, ये नैरेटिव वार के शिकार बन गया है तो क्या होता है? बेन ओक्री कहते हैं, we will start speaking and telling and teaching the same poisonous stories to our generations. First of all, we will start speaking the very same stories to ourselves. ये बहुत डेंजरस है. हमको सिखाया इन लोगों ने कुछ बातें, उसमें राम बहुत क्रूर है, रावण बहुत संस्कार संस्कृति संपन्न है. हाँ, कल्चरल मार्क्सिस्ट थियरी के आधार पर रावण इतना संस्कार संस्कृति से संपन्न है. उदाहरण भी बताते हैं, सीता उनके लिंगा में थे, फिर भी सीता के तरफ गलत ढंग से देखने के लिए भी तैयार नहीं हुआ. सच्चे वर्चुअस पर्सनालिटी हु रावण. बट आपके राम और लक्ष्मण ने क्या किया? एक बेचारे लड़की, बेचारे एक युवती और दो सुंदर युवाओं को देखा, फर्स्ट साइट में उनके मन में लव आ गया, इसलिए उन्होंने आई लव यू ऐसा राम को बताया. क्या सजा दिया राम और लक्ष्मण मिलकर? These are all the stories which has been created. This is the way in which our minds are being poisoned. हमारे मन पॉइजन हो गया है तो क्या होता है? ओक्री कहते हैं, हमारे भी सच वही है, we start speaking the same stories to ourselves, then to the next generation. Where will it end? ऐसा ही चलने की अनुमति आप अगर दिया है तो it will end in the complete absolute psychic destruction of that nation. राष्ट्र के साइकिक डिस्ट्रक्शन के तरफ लेकर जाने का अवसर आ जाएगा. इफ वी आर नॉट अलर्ट, हम सब अलर्ट नहीं है तो, हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपने पड़ोसी में, आपके दूसरे चेयर में बैठे हुए लोग इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड करते हैं क्या? इसके बारे में अध्ययन करके समझकर इसको रोकने की जरूरत है. इट इज अ जनरेशनल ड्यूटी, एक जनरेशनल ड्यूटी, इस पीढ़ी का दायित्व है.
वो दायित्व पूर्ण करने के लिए अपने एक सहयोगी कार्यकर्ता, वे बहुत एक युवा थिंकर एंड ऑल्सो कर्नाटक के प्रज्ञा प्रवाह के मैं गर्व के साथ बता रहा हूँ, प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक भी है डॉक्टर निरंजन पुजार। उन्होंने बहुत मेहनत करके प्रभु जी जैसे इस विषय में बहुत गहरा अध्ययन किए हुए लोगों से चर्चा करके, छोटा है तो भी बहुत डीप स्टडी उन्होंने किया है। वो स्टडी करके हमारे सामने ये पुस्तक आए हैं। दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग। जैसे प्रभु जी ने हम सभी को बताया, हम पढ़ना और बाकी लोगों को भी प्रेरणा देना, अध्ययन करना। इट इज नॉट इन्वाइटिंग someone to our philosophy or ideology. It is not for that. Just start a discussion on the basis of this. कैसे यह परिवर्तन आ गया है इसके बारे में करने के लिए। और ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दोस्त हु आर प्रेजेंट हियर, आप में से इस विषय में रुचि रखने वाले लोगों को इसके अलग अलग विषयों के बारे में खुद अध्ययन करके आप भी पुस्तक बनाने के लिए कोशिश कर दीजिए। इट इज नेसेसरी। पुस्तक इज द रिप्लाई टू ए पुस्तक, इज इट नॉट? पुस्तक जलाना पुस्तक के रिप्लाई नहीं है। आजकल बहुत सारे पुस्तक, मैंने पहले वाला जो राम महा विनाशकारी थे रावण बहुत अच्छा है ऐसा कहने वाला पुस्तक खूब आपको मिलते हैं। यू हैव टू रीड रामायण रिवर्सली। हम सब रामायण शुरू से लेकर अंत तक प्रथम स्कंद से हम सीखते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप उत्तर रामचरित से पीछे पढ़ो, नीचे पढ़ो। सो दिस टाइप ऑफ रिवर्स गेजिंग, रिवर्स रीडिंग, so many techniques are there, ना पता क्या क्या है, प्रभु जी जैसे लोग बता सकते हैं, whatever it may. So we have to understand all these things and be careful. We shall not allow our great nation, it will not, already has said it is Sanatana Sanskriti, whatever it may. अफगानिस्तान में रहने वाले लोग भी ऐसा ही सोचा था एक जमाने में, हमारे सनातन संस्कृति है इसके आपत्ति नहीं होगा, ऐसा सोचा था। ढाका में रहने वाले लोग भी एक जमाने में ऐसा सोचा था, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। नहीं, कश्मीर घाटी में रहे हुए बहुत सारे लोगों ने भी वही सोचा था, कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। मेरे नहीं, हमारे केरल के कई हिस्सों में भी कुछ लोग ऐसा कहते थे, अभी भी कहते हैं, लेकिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन नो वन कैन डिटरमिन। इफ यू आर अलाउइंग दिस टाइप ऑफ डेंजरस फोर्सेस टू ग्रो, ये प्रकार से हम एक बड़ा पाप कर रहे हैं, आने वाले पीढ़ी के तरफ यानी उनके लिए एक पाप होगा। So let us awake. We have to read, learn and let others also learn this type of theories. उसके आधार पर आप भी थोड़ा रिसर्च में साथ लीजिए। प्रज्ञा प्रवाह के नेतृत्व में बाकी भी वैचारिक संस्थाओं ने इस विषय में काम करते हैं। I would like to request you all to be with this type of intellectual movement. Participate in this narrative war. You like it or not, it is happening. A narrative war is going on. Poisoning our narrative, वो हो रहा है, इसको रोकने का दायित्व तो हम सभी का है। It is our generational duty. हमारे पीढ़ी का दायित्व है, ऐसा समझकर आगे बढ़िए। इतना बताकर मैं ये 4 शब्द यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद आदरणीय नंद कुमार जी भाई साहब, आपने इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए प्रेरणा दी और अपने आशीर्वचन से हमारा पथ प्रशस्त किया। हम आभारी हैं। मैं पीयूष जी से आग्रह करता हूं, कृपया एक ये प्रतीक चिन्ह सबको समर्पित कर। जी, आपके लिए प्रतीक चिन्ह है, स्वामी विवेकानंद जी का चित्र है। योगी हैं, हाँ, जलपान, थोड़ा सूक्ष्म जलपान है, कृपया लोग जलपान करके जाइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबके आने का। हम सब आपके आने से ये जो महाकुंभ में हमारी सहभागिता है उसकी सफलता इसी में है कि आप लोग आते हैं और पुस्तकें देखकर हमें परामर्श देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।